स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। किरण ने अपनी बेटी की चीख सुनी और बिना शैम्पू के झाग धोए तौलिए में लिपटी बाथरूम से बाहर भागी। मोमो, क्या हुआ? क्या प्रीति ने तुम्हें फिर से तंग किया? गुल भी स्टडी रूम से बाहर आ गई। बस एक स्ट्रॉबेरी के लिए ये सब चिल्लाना क्यों? मोमो, तमाशा बंद करो। मोमो गुस्से में सोफे से कूद पड़ी। प्रीति ने मेरी बेइज्जती की। वह बेशर्म है, मेरी स्ट्रॉबेरी खाते हुए मुझे कोस रही है। दीदी, इसे हमेशा दूसरों की चीजें छीनने की आदत है। अभी तो सिर्फ मेरी स्ट्रॉबेरी छीनी है, कुछ दिनों में वह तुम्हारा आदमी भी छीन लेगी। गुल सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी बहन के पास आकर उसे सांत्वना दी, उसके सिर पर थपथपाया। ऐसा नहीं होगा। आकाश और मैंने पहले ही अपनी शादी की तारीख तय कर ली है। हम नए साल से पहले सगाई कर लेंगे और उसके बाद आधिकारिक समारोह होगा। मोमो बहुत हैरान हुई, इतनी जल्दी? सच में? गुल ने सिर हिलाया। सच में, देखो ये सगाई की अंगूठी आकाश ने मुझे आज दी है। ऐसा कहते हुए उसने मोमो को अपना हाथ दिखाया और साथ ही अनजाने में प्रीति को भी दिखाया। प्रीति ने उसके हाथ में अंगूठी देखी, एक साधारण और सुंदर डिजाइन जिसमें छोटे हीरों की एक कतार थी, बहुत नाजुक, बहुत चमकदार और सगाई की अंगूठी के लिए बहुत उपयुक्त। लेकिन आकाश को जानने के कारण प्रीति जानती थी कि वह कभी ऐसा डिजाइन नहीं चुनेगा। यहाँ तक कि उसने उसे जो हीरे की अंगूठियां लापरवाही से दी थीं, वे बड़े कबूतर के अंडे के आकार की हीरे की अंगूठियां थीं, न कि सगाई की अंगूठी के लिए इस तरह के छोटे हीरे। हालांकि यह सुंदर और आकर्षक थी, ऐसी डिजाइन आमतौर पर लड़कियों को पसंद आती है, सीधे सादे पुरुष इस प्रकार का चुनाव नहीं करते। इस बीच मोमो पहले से ही हैरान भरे लहजे में कह रही थी, ओह माय गॉड, क्या यह इटली के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर कास्टी का नवीनतम काम नहीं है? मैंने सुना है कि दुनिया में ऐसी केवल एक ही अंगूठी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वर्मा परिवार के छोटे बेटे ने इसे खरीदा। मोमो ने गर्व से प्रीति की ओर देखा। छोटे बेटे का वाकई बहुत अच्छा स्वाद है। वह जानता है कि यह स्टाइल दीदी को कितना सूट करता है। वह ये भी जानता है कि उसकी पत्नी बनने के लिए कौन सही है। कुछ लोगों को तो सच में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। प्रीति हल्की सी मुस्कुराए और अपनी स्ट्रॉबेरी लेकर डाइनिंग रूम में अपनी बीफ नूडल्स खाने चली गई। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि गुल भी उसके पीछे डाइनिंग रूम में आए और पास की एक डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। छोटी बहन, मोमो की बातों को दिल पर मत लो। मैं जानती हूँ कि आकाश के लिए तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं है। मोमो ने तुम्हें गलत समझा है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। गुल की आवाज़ बहुत कोमल थी। इसके अलावा मैं उस परेशानी के लिए भी माफी मांगती हूँ जो आकाश ने तुम्हें दी है, और मैं उससे बात करूंगी। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर अटके रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आकाश तुम दोनों के बीच जो हुआ उसे छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हो, लेकिन निश्चिंत रहो, एक बार हमारी शादी हो जाने के बाद उसका नजरिया बदल जाएगा। प्रीति ने सोचा कि शायद गुल बहुत समय से अत्यधिक आत्मविश्वासी रही होगी, इसीलिए वह इतनी अजीब बात कह सकती है। उसे शायद यह नहीं पता होगा कि आकाश पिछली रात उसके साथ था। पहले वह अक्सर गुल को मोमो की तरफ से माफी मांगते सुनती थी, और उस समय उसने सोचा था कि गुल उदार और दयालु है। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर वह समझ गई कि शायद गुल बस अपनी छवि बनाने के लिए मोमो को नीचा दिखा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे वह अब आकाश की तरफ से माफी मांग रही थी, वह वास्तव में माफी मांगने के लिए यहाँ नहीं थी। वह बस अपना क्षेत्र घोषित कर रही थी, खुद को आकाश की पत्नी के रूप में स्थापित कर रही थी। प्रीति ने गुल की ओर धीरे से मुस्कुराया। बड़ी बहन, आपको उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह आपकी गलती नहीं है कि वह मुझे परेशान करता है। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वह उसे खुद मांगनी चाहिए, वरना उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह गलत है। आपको नहीं लगता? लेकिन गुल ने आह भरी, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आकाश कैसा है। वह ठंडा और सक्षम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा अहंकारी है और दूसरों के सामने झुकना पसंद नहीं करता। वह तुमसे माफी नहीं मांगने वाला है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। भविष्य में बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो ताकि वह तुम्हें और परेशान न कर सके, जिससे कुछ अनावश्यक परेशानियां भी कम हो सकें। क्या आकाश वास्तव में ऐसा है? प्रीति फिर से मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि वह कौन था जिसने पिछली रात उसके पैर धोए और गर्म किए थे और जिसने आज सुबह उसका नाश्ता बनाया था। प्रीति सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक नया संदेश आया। उसने फोन उठाया और देखा कि यह आकाश की ओर से था। तुम कहाँ हो? प्रीति ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना फोन मेज पर उल्टा रख दिया और अपने बीफ नूडल्स खाने लगी। गुप्ता परिवार के नौकर खाना पकाने में काफी कुशल थे, चाहे वह क्लियर सूप नूडल्स हो, चिकन नूडल्स हो या बीफ नूडल्स, वे सभी ताज़ा और स्वादिष्ट बनते थे। प्रीति को इतनी इत्मीनान से नूडल्स का आनंद लेते हुए देखकर, इतना सहज दिखते हुए जैसे वह आकाश को न तो गंभीरता से लेती है और न ही उसकी बातों पर ध्यान देती है, गुल ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन उसने जल्द ही अपना कोमल भाव फिर से धारण कर लिया। छोटी बहन, भविष्य में चाहे मोमो तुम्हें परेशान करे या आकाश, तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लूंगी। वे अभी भी मेरी बात सुनते हैं। प्रीति ने सिर हिलाया। धन्यवाद बड़ी बहन, मैं समझ गई। इतना कहकर उसने अपने बीफ का एक और निवाला लिया। बीफ इतना कोमल होने तक उबाला गया था कि उसकी नसें मुंह में लगभग पिघल रही थीं, और समृद्ध शोरबे के साथ हर टुकड़ा बेहद संतोषजनक था। प्रीति को मानना पड़ा कि गुप्ता परिवार के नौकरों का खाना पकाने का कौशल उसके अपने से कहीं बेहतर था। उसके खुद के बीफ व्यंजन इतने स्वादिष्ट नहीं थे। उसे भविष्य में खुद से पकाने की कोशिश करने के लिए नौकरों से उनकी रेसिपी पूछनी पड़ेगी। जैसे ही वह खा रही थी, उसका फोन फिर से बजा। प्रीति ने उसे उठाया और आकाश का एक और संदेश देखा। क्या तुमने खा लिया? प्रीति ने अभी भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बीफ नूडल्स पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। अगले ही सेकंड में आकाश का कॉल आया।
प्रीति ने सीधे कॉल काट दिया। उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि उसका फोन बजता रहा लेकिन उसने न तो उठाया और न ही जवाब दिया, गुल ने धीरे से पूछा, छोटी बहन, तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या मेरे यहाँ होने के कारण तुम्हारे लिए यह असुविधाजनक है? नहीं, प्रीति ने साफ साफ कहा, यह आपके बारे में नहीं है बड़ी बहन, यह कोई जरूरी कॉल नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुल वहां थी या नहीं। वह वास्तव में आकाश के कॉल का जवाब नहीं देना चाहती थी। पिछली रात उसके कॉल का जवाब देने का नतीजा ये हुआ कि उसने उसे जबरदस्ती अपने विला में ले गया और फिर चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं। वह आज रात ऐसा नहीं होने दे सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो तुम पहले अच्छे से खा लो छोटी बहन, मैं ऊपर काम करने जा रही हूँ। गुल ने उसे सिर हिलाया और ऊपर चलने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह डाइनिंग रूम के दरवाजे पर पहुंची, वह अचानक मुड़ी और प्रीति से पूछा, छोटी बहन, दादाजी ने तुम्हें जो शेयर दिए हैं, क्या उन्हें बेचने की तुम्हारी कोई योजना है? दादाजी ने अभी अभी मुझे दिए हैं, उन्हें तुरंत बेचना सही नहीं लगेगा, है ना? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुम उन्हें मुझे बेच सकती हो। मैं उन्हें नवीनतम स्टॉक मूल्य पर खरीदूंगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रीति ने कुछ हैरान होकर उसकी ओर देखा। बड़ी बहन, क्या तुम वास्तव में इतनी अमीर हो? मेरे हाथ में रखे शेयर 30 करोड़ से अधिक के हैं, क्या तुम उन सभी को एक बार में खरीद सकती हो? मेरे पास उतनी नकद नहीं है, लेकिन मैं अन्य संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, जमीन, गोल्फ कोर्स वगैरह से मुआवजा दे सकती हूँ, जो तुम्हें पसंद हो, उसने सुझाव दिया। गुल ने कुछ उम्मीद से उसकी ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारा अस्पताल जल्द ही एक शाखा खोलने की योजना बना रहा है, इसलिए तुम्हें जमीन की जरूरत होगी, है ना? तुम मुझसे व्यापार कर सकती हो। मेरे पास अच्छी जगह पर स्थित कई प्लॉट हैं जिनका उपयोग तुम एक नया अस्पताल बनाने के लिए कर सकती हो। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मिलूंगी बड़ी बहन, लेकिन मेरे पास अभी अपने शेयर बेचने की कोई योजना नहीं है। गुल को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि प्रीति अभी उसे अपने शेयर बेच देगी। उसने हल्के से सिर हिलाया और चली गई। प्रीति सोच में पड़ गई। तो गुल पहले से ही इतनी अमीर थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना सोचे समझे लाखों की पोशाकें उपहार में दे सकती थी। हालांकि वह वास्तव में शेयर बेचने की योजना नहीं बना रही थी। सबसे पहले, हाल ही में उसे पैसों की कमी नहीं थी, और दूसरी बात, शेयर अन्य संपत्तियों की तरह नहीं थे, वे कभी कभी बहुत उपयोगी हो सकते थे। हालांकि वह वास्तव में एक शाखा स्थापित करना चाहती थी, उसने जमीन खरीदने और खुद से निर्माण करने की योजना नहीं बनाई थी। वह तरीका न केवल महंगा था बल्कि बहुत समय लेने वाला भी था। सबसे अच्छा तरीका था अधिग्रहण। वह जिस चीज का अधिग्रहण सबसे ज्यादा करना चाहती थी वह था आस्था अस्पताल। एक अस्पताल के रूप में आस्था अस्पताल में न केवल एक व्यवहारिक लेआउट था बल्कि विभिन्न आवश्यक उपकरण भी थे। यदि अधिग्रहण किया जाता है तो इसे जल्दी से चालू किया जा सकता है। हालांकि वह सोच रही थी कि क्या पुलिस नैना से जानकारी प्राप्त करने में सफल रही है, ये देखने के लिए कि क्या आस्था उसके नशे की घटना के पीछे थी। अगर नैना ने बात की तो शायद आस्था को भी हिरासत में ले लिया जाएगा, जिससे आस्था अस्पताल दिवालियेपन के करीब पहुंच जाएगा। आकाश सोफे पर बैठा था, प्रीति द्वारा काटे गए फोन कॉल को देख रहा था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। अब प्रीति वास्तव में उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। पिछली रात वह उसकी कमर से चिपकी हुई और उसकी बाहों में सो रही थी, लेकिन आज वह उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी या उसके संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह उसे केवल अपने बिस्तर को गर्म करने का एक उपकरण मानती हो। इसके अलावा समस्या ये थी कि वह ही उत्सुकता से खुद को उसका मानव बिस्तर वार्म बनने के लिए पेश कर रहा था, और वह फिर भी इसकी परवाह नहीं कर रही थी। आकाश, अपने फोन को घूर रहे हो और खोए हुए हो, क्या तुम किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हो? आकाश ने सिर हिलाया और कॉल का उल्लेख नहीं किया, बस कहा, बड़े भाई, मेरे पास एक व्यक्ति है जिसे मुझे आपको सौंपना है। शौर्य कुछ हैरान हुआ, वह कौन है और उन्हें मुझे क्यों सौंपना है? एक महिला जिसका नाम फोंग लियुए है। शौर्य चौंक गया, फिर एक फीकी मुस्कान दी। तुमने उसे कैसे ढूंढा? उसे ढूंढने में मुझे काफी समय लगा, लेकिन एक विशेषज्ञ की मदद से मैंने पता लगाया कि आपकी कार दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि मानव निर्मित थी। शौर्य ने अनजाने में ऊपर की ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या उनके माता पिता के बाहर आने का कोई संकेत है। तभी उसने राहत की सांस ली। अपनी आवाज धीमी रखो, पिताजी और मां को सुनने मत दो। इस मामले को एक दुर्घटना मानो और आगे की जांच बंद कर दो, ये तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। आकाश ने अपने भाई की इच्छा का पालन करते हुए अपनी आवाज धीमी की। मैं आपकी कार दुर्घटना को केवल एक दुर्घटना नहीं मान सकता, और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में आप फिर से ऐसी दुर्घटनाओं का अनुभव करें। फोंग लियुए को संभालना होगा, लेकिन वास्तव में उससे कैसे निपटना है, ये तय करना बड़े भाई पर निर्भर करेगा, यह आपका अधिकार है। शौर्य एक पल के लिए चुप रहा और फिर पूछा, क्या फोंग लियुए ने तुम्हें नहीं बताया कि वह कौन थी? उसने नहीं बताया, आकाश ने भावहीन ढंग से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर वह आपको नुकसान पहुंचाती है तो उसे कीमत चुकानी होगी। वह बड़े भाई को यह नहीं बताना चाहता था कि वह पहले से ही जानता था कि फोंग लियुए उनकी जैविक मां थी। अन्यथा बड़े भाई को और भी अधिक चिंताएं होंगी और वह फोंग लियुए का ख्याल रखने के लिए और भी कम तैयार होंगे। उसके लिए अज्ञानता का नाटक करना बेहतर होगा। वर्मा परिवार के झूठ में जीते रहना, श्रीमती वर्मा को अपनी खुद की मां मानना और अपनी असली उत्पत्ति को न जानने का नाटक करना। ठीक है, तो फोंग लियुए को मुझे सौंप दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आकाश ने सिर हिलाया। मैं यूफेई से उसे आपके अंगरक्षक को सौंपने के लिए कहूंगा। वह भी यूफेई की निगरानी में है, आपके लोग उस पर नजर रखना जारी रख सकते हैं। बड़े भाई, नर्म दिल मत बनना और बाघ को पहाड़ पर वापस मत जाने देना, इसके परिणाम अंतहीन होंगे। मैं जानता हूं, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा, शौर्य ने कहा। लेकिन आकाश अभी भी चिंतित था। अगर बड़े भाई वास्तव में उससे निपटने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मुझे करने दें।
मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे वह सजा मिले जिसकी वह हकदार है, चाहे वह कोई भी हो। जरूरत नहीं है, उसे मुझे सौंप दो। तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। शौर्य ने लाचारी से आह भरी, तुम वाकई सक्षम हो, उसे ढूंढने में कामयाब रहे। मैं वास्तव में उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद की। किसने तुम्हारी मदद की? मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है, मैं केवल उसका कोड नाम जानता हूँ, आकाश ने जवाब दिया। जैसे ही वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, एक नौकर रसोई से बाहर आया और शौर्य से सम्मानपूर्वक पूछा, बड़े मालिक, श्रीमती वर्मा ने आपके लिए जो जिनसेंग चिकन सूप मंगवाया था, वह तैयार है। क्या आप इसे अभी लेना चाहेंगे या बाद में? मैं इसे अभी लूंगा। जी, बड़े मालिक, और आकाश के लिए भी एक कटोरी ले आओ। वह पहले से पतला लग रहा है, उसे भी पोषण लेना चाहिए। हालांकि आकाश खड़ा हो गया, जरूरत नहीं है, बड़े भाई ले सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, तुम सूप पीने के बाद जा सकते हो। बड़े भाई, यह आपके लिए बनाया गया था। इसके अलावा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह मेरे लिए बनाया गया था? यह हम दोनों के लिए बनाया गया था। शौर्य ने उसे पकड़ा और उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। माँ ने विशेष रूप से किसी से इसे शरीर को मजबूत करने के लिए एक गुप्त सूत्र के रूप में बनवाया है। मैं इसे 2 दिनों से पी रहा हूँ और काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दिन में मेरे पास बहुत ऊर्जा होती है और रात में अच्छी नींद आती है। आज रात एक कटोरी पीकर देखो कि तुम्हें कैसा लगता है। अगर यह अच्छा रहा तो मैं इसे अब से तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। आकाश की नींद वास्तव में खराब थी। वह केवल प्रीति के पास होने पर ही चैन से सो सकता था। उसके बिना वह या तो सुबह तक अनिद्रा से पीड़ित होता या दुर्स्वप्नों से घिरा रहता, भयानक सिरदर्द के साथ जागता। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि श्रीमती वर्मा ने जो गुप्त उपाय ढूंढा है, वह वास्तव में उसकी अनिद्रा को ठीक कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि यह उसके बड़े भाई की नींद के लिए प्रभावी था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसके लिए काम करेगा। लेकिन उसके बड़े भाई का उसे चिकन सूप पीने के लिए कहना एक दयालु संकेत था। उनका भाई हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब वे छोटे थे, जब भी स्वादिष्ट भोजन या पेय होता था, हमेशा उसके बारे में सोचते थे। आकाश मना नहीं कर सका। नौकर जल्दी से चिकन सूप की 2 कटोरियां ले आया। सूप में से भाप निकल रही थी और एक हल्की, सुखद खुशबू आ रही थी। शौर्य ने जल्दी से अपनी कटोरी पी ली और खत्म करने के बाद वह इसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका, स्वाद काफी अच्छा है। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट चिकन सूप होगा जो मैंने कभी पिया है। अगर मैं इसे हर दिन पीता रहा तो मैं जल्दी ही पहले से मोटा हो जाऊंगा। आकाश ने भी चिकन सूप पिया, लेकिन उसे यह विशेष रूप से स्वादिष्ट नहीं लगा और उसने सोचा कि इसमें एक अजीब स्वाद था। हालांकि उसने पहले प्रीति के यहाँ पौष्टिक चिकन सूप पिया था, जिसका स्वाद और भी अजीब था, इसलिए उसने आज के सूप के स्वाद के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बड़े भाई को कुछ वजन बढ़ाना चाहिए। आप अभी भी बहुत पतले हैं। शायद तुरंत सर्जरी करवाना उपयुक्त न हो। सोफे पर बैठे शौर्य ने अनजाने में अपने चेहरे को छुआ और फिर अपने पैर को। इंतजार करना संभव नहीं है। मैंने आज निदेशक संघवी को फोन किया और उनसे मेरी सर्जरी जल्द से जल्द निर्धारित करने के लिए कहा, ताकि मेरे पैर और चेहरे की मरम्मत एक ही समय में हो सके। आकाश अपने दिल में जानता था कि उसका भाई किसी की वजह से अपने चेहरे और पैर की मरम्मत के लिए इतनी जल्दी में था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अपने भाई के चेहरे को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। शौर्य हंसा। निदेशक संघवी ने मेरे लिए कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था की है, लेकिन मैं उनमें से किसी से भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रीति से अपनी सर्जरी करवाना चाहता हूँ। हालांकि निदेशक संघवी ने कहा कि प्रीति ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी में कुशल नहीं है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रीति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अब मेरा इलाज नहीं करेगी। क्या आपको लगता है कि मैंने उसे नाराज कर दिया है? उसने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि वह मेरे चेहरे के निशानों को ठीक करने में मदद करेगी, ताकि मैं और सुंदर दिख सकूं। आकाश असहज महसूस कर रहा था, वह वास्तव में नाराज है। बड़े भाई को उसे धोखा नहीं देना चाहिए था और मुझे भी नहीं देना चाहिए था। उसे धोखा देना मेरी गलती थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा अगर मैं उसे अपनी पहचान बताता तो वह 1 मिनट में मुझे नजरअंदाज कर देती। मैंने आज उसे फोन किया और उसने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आरुष ने मेरी ओर से मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शौर्य लाचारी से मुस्कुराया। जवान लड़की को खुश करना वाकई मुश्किल है। कल मुझे व्यक्तिगत रूप से उसे मनाने के लिए अस्पताल जाना होगा। उम्मीद है ये थोड़ा बेहतर काम करेगा। आकाश ने सहन किया, लेकिन अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया। बड़े भाई को अब उसे मनाने की जरूरत नहीं है। प्रीति, वह इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, घर के नौकर अचानक बाहर से अंदर आए। बड़े मालिक, छोटे मालिक, आस्था अपनी मुंहबोली बहन के साथ बड़े मालिक को धन्यवाद देने आई हैं। आकाश थोड़ा चौंक गया। आस्था, मुंहबोली बहन, धन्यवाद देना, इसका क्या मतलब है? आस्था की मुंहबोली बहन कब से थी? शौर्य ने नौकर को सिर हिलाया। कृपया उन्हें अंदर आमंत्रित करें। नौकर ने जवाब दिया और जल्दी से आस्था और उसकी मुंहबोली बहन को अंदर ले आया। आकाश वहां बैठा रहा, नैना को आस्था के बगल में ठंडे ढंग से देखता रहा। तो यह आस्था की मुंहबोली बहन थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या नैना को इस समय पुलिस हिरासत में नहीं होना चाहिए? जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसके निचले पेट में अचानक गर्मी की लहर उठी, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका तापमान तेजी से बढ़ गया। आकाश अनजाने में भान से कुड़ी। क्या हो रहा था? क्या ये हो सकता है कि चिकन सूप असर करना शुरू कर रहा था? उसने अपने बड़े भाई को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं था। आकाश ने फिर उस गर्मी की लहर को जबरदस्ती दबा दिया। आस्था की कोमल आवाज लिविंग रूम में उठी। शौर्य, मेरी बहन को पुलिस हिरासत से रिहा करवाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी बहन ने दुनिया ज्यादा नहीं देखी है और वह आसानी से डर जाती है। वह हिरासत केंद्र में आतंकित थी और तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है।
जैसे ही वह बोल रही थी, उसने शौर्य के बगल में बैठे आकाश की ओर देखा भी नहीं, जैसे कि आकाश का कोई अस्तित्व ही न हो। उसने पहले ही श्रीमती वर्मा से जानकारी निकाल ली थी। जैसे ही शौर्य लौटा, श्रीवर्ण ने तुरंत समूह को उसे वापस सौंपने का फैसला कर लिया था। परिवार का उत्तराधिकार अभी भी शौर्य का था, आकाश को अभी भी किनारे खड़ा रहना होगा। दूसरे शब्दों में, आकाश अपनी पहले की गरीबी की स्थिति में लौट आया था। उसके पास कोई संपत्ति, कोई कंपनी और कोई दर्जा नहीं था। उसके सुंदर चेहरे के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। आस्था का दिल पछतावे से भर गया था। अगर उसे पता होता कि शौर्य वापस आएगा, तो वह कभी भी आकाश के साथ उलझती नहीं। उसे तो छोड़ो, उसके साथ शादी भी नहीं करती। क्या आत्मपीड़ा थी। भले ही शौर्य उदार था, वह अभी भी ठेठ पुरुष कमजोरियों वाला आदमी था। एक मंगेतर होना जिसने दूसरे आदमी के साथ शादी की हो, वह धोखा दिए जाने से बहुत अलग नहीं था। इस प्रकार उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। इसलिए उसे शौर्य का दिल वापस जीतने का एक तरीका ढूंढना पड़ा। इस पल उसने अतिरिक्त कोमलता से बात की। उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपक रहा हो। नैना, तुम जल्दी करो और बड़े मालिक को धन्यवाद क्यों नहीं देती? उन्होंने तुम्हें बचाया, नहीं तो तुम अभी भी हिरासत में होती। नैना जल्दी से पास आए। उसकी आवाज अत्यधिक विनम्र थी। धन्यवाद बड़े मालिक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। अगर मैं वहां और देर तक रहती तो मैं मर जाती। मैं आपके जीवन बचाने वाले अनुग्रह को कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं अब से आपकी सेवा में रहने को तैयार हूं। शौर्य ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें काउच पर बैठने का इशारा किया। इससे पहले कि उसने धीरे से कहा, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। यह एक छोटी सी बात थी, शायद ही कोई जीवन बचाने वाला अनुग्रह। तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था, तुम्हें पहली जगह जेल में नहीं होना चाहिए था। ये तुम्हारे साथ अन्याय है। किनारे से सुनते हुए आकाश को लगा कि उसका खून खौल रहा है। तो इस तरह उन्होंने उसके भाई को जमानत में मदद करने के लिए बेवकूफ बनाया। उसके शरीर की गर्मी और तीव्र हो गई और उसने शुद्ध इच्छाशक्ति के साथ अजीब संवेदना को दबा दिया। ठंडे ढंग से बोल रहा था, भाई, आपको किसने बताया कि नैना पर झूठा आरोप लगाया गया था? क्या आप जानते हैं कि नैना ने वास्तव में हिरासत में रहने के लिए क्या किया था? शौर्य हैरान लग रहा था। आकाश, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम विवरण जानते हो? वास्तव में क्या हुआ? नैना पर झूठा आरोप नहीं लगाया गया था। उसे निदेशक संघवी के कार्यालय में चुपके से घुसने और उनकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाने के लिए हिरासत में लिया गया था। भाई, क्या आपको लगता है कि निदेशक संघवी उस पर झूठा आरोप लगाएंगे? आकाश ने प्रीति का उल्लेख नहीं किया। बाहरी मीडिया ने केवल यह बताया था कि निदेशक संघवी को नशीला पदार्थ दिया गया था। अगर वह प्रीति को कहानी में जोड़ता तो लोग और अधिक अटकलें लगाने लगते, जिससे संभावित रूप से प्रीति और निदेशक संघवी दोनों की प्रतिष्ठा खराब हो जाती, साथ ही संगम अस्पताल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता। सच्चाई ये थी कि नैना ने निदेशक संघवी की चाय में नशीला पदार्थ मिलाया था, लेकिन उनके बीच और कुछ नहीं हुआ था। इसलिए यह बेहतर था कि यह लगे कि केवल निदेशक संघवी ही प्रभावित हुए थे। शौर्य हैरान होकर नैना को घूरने लगा। तुमने निदेशक संघवी को नशीला पदार्थ दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया था। नैना की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मेरा निदेशक संघवी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उन्हें नशीला पदार्थ क्यों दूंगी? बड़े मालिक, छोटे मालिक, मैंने वास्तव में यह नहीं किया। यह मेरी चचेरी बहन की गलतफहमी है। शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है कि इसमें प्रीति भी शामिल है? बड़े मालिक शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी चचेरी बहन ने ही मुझ पर पुलिस को बुलाया था। उसे कुछ गलतफहमी हुई और मैंने समझाने की कितनी भी कोशिश की, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। शायद इसलिए कि उसने मुझे आस्था के साथ करीब होते देखा। वह बहुत खुश नहीं थी। नैना केवल इतना ही कहने की हिम्मत कर सकी, ये कबूल करने में असमर्थ रही कि प्रीति को भी नशीला पदार्थ दिया गया था और वह लगभग निदेशक संघवी के साथ एक घोटाले का कारण बन गई थी, क्योंकि अगर उस पर वास्तव में झूठा आरोप लगाया गया था तो उसे इतने सारे विवरण पता नहीं होते। बकवास मत करो। प्रीति उस तरह की इंसान नहीं है। तुम आस्था के करीब हो सिर्फ इसलिए वह परेशान क्यों होगी? क्या तुम चचेरी बहनें नहीं हो? नहीं, ये सही नहीं है। वे दोनों अब चचेरी बहनें नहीं थीं। प्रीति का अंतिम नाम क्यों नहीं था? ये गुप्ता था। हालांकि ऐसा लगा कि नैना अभी भी प्रीति की असली पहचान से अनजान थी। शौर्य ने सिर हिलाया। मुझे वास्तव में पता नहीं था कि तुमने कौन सा अपराध किया है। मैंने बस अपनी माँ से सुना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैंने तुम्हें आस्था की खातिर जमानत पर बाहर निकाला। तुमने मेरी माँ से भी झूठ नहीं बोला, है ना? नैना ने तुरंत रोते हुए कहा, बड़े मालिक, मैंने वास्तव में किसी को धोखा नहीं दिया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या आप आस्था पर विश्वास नहीं कर सकते? मैं पूरे दिन उसके साथ थी। मैं कभी भी अपनी चचेरी बहन के अस्पताल नहीं गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के आगे के घटनाक्रम को जारी रखूं या आप किसी अन्य जानकारी या प्लॉट पॉइंट को जोड़ना चाहेंगे? आस्था ने सिर हिलाया। ये सच है। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने ये पूरी घटना मौसी याओ को समझा दी थी और वह जानती हैं कि नैना के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे जमानत पर बाहर निकालने में मदद करने की सोची। शौर्य उलझन में था। तो क्या ये प्रीति की गलती हो सकती है? मैं कल उससे मिलूंगा और पूछूंगा। नैना ने अपने आंसू पोंछे और अनजाने में आकाश की तरफ देखा, फिर मुंह ढककर कहा, दूसरे छोटे मालिक, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आप बीमार हैं? शौर्य ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि आकाश का चेहरा न केवल भयानक रूप से लाल था, बल्कि उसकी गर्दन भी तमतमा रही थी, बिल्कुल पके हुए झींगे की तरह। उसका हाव भाव भी असामान्य था। भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और जबड़े भींच रहे थे जैसे वह किसी दर्द को सह रहा हो। वह चौंक गया और जल्दबाजी में पूछा, आकाश, तुम्हें क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। आकाश ने दांतों के बीच से जो शब्द निकाले वे ऐसे लग रहे थे जैसे वह असहनीय दर्द सह रहा हो।
वह मुश्किल से उठा और बाहर की ओर चला। योगेश। उसने सोचा कि उसकी आवाज़ तेज होगी, पर जब उसने आवाज़ दी तो महसूस हुआ कि वह कमज़ोर थी। फिर भी योगेश ने उसे सुन लिया। वह अपने मालिक के आदेश का इंतजार करता हुआ दरवाजे पर ही था। जिस पल आकाश ने उसे बुलाया, वह तुरंत बैठक में दाखिल हुआ। अध्यक्ष आकाश। योगेश ने ऊपर देखा और उसकी हालत देखकर तुरंत चौंक गया। अध्यक्ष आकाश, आपको क्या हुआ? मुझे घर ले चलो। मैं। आकाश अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया और गिर पड़ा। इस समय उसमें जरा भी ताक नहीं बची थी। उसे बस असहनीय गर्मी महसूस हो रही थी, मुंह सूख रहा था और वह बेतहाशा प्यासा था। अध्यक्ष आकाश। आकाश। योगेश और शौर्य की आवाजें लगभग एक साथ निकलीं। दोनों तेजी से आगे बढ़े, आकाश को उठाने की कोशिश करने लगे। योगेश, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इन्हें बेडरूम में ले जाकर लिटाओ। तुम्हारे मालिक बीमार हैं। योगेश बहुत चिंतित था, पर वह अपने मालिक के पिछले शब्दों को नहीं भूला। पर अध्यक्ष आकाश ने मुझे उन्हें घर ले जाने को कहा था। वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य, मुझे लगता है हमें। बिल्कुल नहीं, ऐसी हालत में तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शौर्य को पसीना आ रहा था। प्रबंधक, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। जी बड़े मालिक, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। अचानक ऊपर के एक बेडरूम का दरवाजा खुला और श्रीमती वर्मा बाहर आई। शौर्य, क्या हुआ, क्या चल रहा है? माँ, आकाश बीमार लग रहे हैं। कृपया आकर देखिए उन्हें क्या हुआ है। बीमार? श्रीमती वर्मा जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर आई और आकाश को देखकर चिंता से बोली, इन्हें तो तेज बुखार है। जल्दी से बेडरूम ले चलो। आस्था, नैना, बस खड़े मत रहो। शौर्य के पैर में चोट लगी है, तुम दोनों आकाश को बेडरूम ले जाने में मदद करो। आस्था ने सहज रूप से शौर्य की तरफ देखा, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी। नैना, हालांकि, जल्दी से आगे बढ़ी और आकाश को उठाने की कोशिश करने लगी। हालांकि योगेश ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अध्यक्ष आकाश को मत छूना, मैं मदद करूंगा। ये कहते हुए उसने आकाश को सहारा दिया और बेडरूम में ले गया। आकाश की चेतना पहले से ही कुछ धुंधली थी। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। वह बहुत प्यासा था। पानी, पानी। योगेश ने तुरंत कहा, अध्यक्ष आकाश, बस एक पल, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। शौर्य आगे बढ़ा और आकाश के माथे को छुआ। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। आकाश, इतना गर्म क्यों है? वह थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अचानक उसे तेज बुखार कैसे आ गया? ये बहुत असामान्य है। उसने प्रबंधक की ओर मुड़कर देखा। जाओ, उन्हें जल्दी आने को कहो, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। जी बड़े मालिक। योगेश जल्दी से एक गिलास पानी लेकर बेडरूम में लौटा और आकाश को एक बड़ा घूंट पिलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आकाश अभी भी प्यासा कह रहा था और वह अनजाने में अपने कपड़े खींचने लगा। श्रीमती वर्मा ने उसे डांटा, तुम सहायक कैसे हो? क्या तुम्हें किसी की देखभाल करना भी आता है? तुमने न केवल आकाश पर पानी गिरा दिया, बल्कि लगभग उसका दम ही घोंट दिया। तुम्हें निकाला जाता है? योगेश ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। श्रीमती वर्मा ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, मैं आकाश की जैविक मां हूं। अगर मैंने कह दिया कि तुम निकाले जाते हो, तो तुम निकाले जाते हो। तुरंत यहां से बाहर निकल जाओ। ये जगह आकाश के सबसे करीबी रिश्तेदारों से भरी है। तुम्हें, एक बाहरी व्यक्ति को, उनकी देखभाल करने का क्या हक है? प्रबंधक, इसे अभी बाहर निकालो। यह मेरी आंखों में खटक रहा है। आकाश की इस हालत में कौन जानता है, शायद इसी सहायक की गलती हो। योगेश ने जाने से मना कर दिया। अध्यक्ष आकाश के आने से पहले वह ठीक थे, उनकी हालत यहां आने के बाद बिगड़ी है। मैडम, ऐसे नाजुक समय में आपको अध्यक्ष आकाश की हालत के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके सहायक को निकालने की जल्दी करें। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? अजीब तुम हो। तुम ही मेरे बेटे की बेहोशी के मुख्य अपराधी हो। प्रबंधक, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे तुरंत बाहर घसीटो। प्रबंधक आगे बढ़ा। सहायक योगेश, कृपया अभी के लिए चले जाएं। अगर आप खुद नहीं जाते हैं तो मुझे डर है कि मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा। अपनी भ्रमित अवस्था में आकाश ने उनकी गर्मागर्म बहस सुनी और होश का एक पल वापस पाया। वह बिस्तर पर सिकुड़ गया, उसके दांत तेजी से बज रहे थे। योगेश, रुक जाओ। जैसे ही योगेश आगे बढ़ने वाला था, श्रीमती वर्मा ने अचानक उसे धक्का दिया और आकाश के बिस्तर पर झुक गईं। बेटा, तुम्हारा सहायक बहुत लापरवाह है। मैंने तुम्हें पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया है। चिंता मत करो, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। आकाश उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन बोलने में असमर्थ था। उसका दिमाग अब उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा था और वह जल्दी ही वापस भ्रम की स्थिति में चला गया। योगेश को आखिरकार प्रबंधक द्वारा वर्मा परिवार के निवास से बाहर निकाल दिया गया। विला के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी वह असहाय था। सौभाग्य से डॉक्टर जल्दी आ गए। जब उसने डॉक्टर को विला के अंदर जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन आकाश के लक्षण बहुत अजीब थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रीति को नैना ने पहले दवा दी थी। यह विचार योगेश के मन में आया और उसे अचानक कुछ भयानक महसूस हुआ। मालिक को जहर दिया गया होगा, और यह बहुत संभावना थी कि श्रीमती वर्मा ने ही जहर दिया होगा, नहीं तो वह उसे हटाने की इतनी जल्दी में क्यों होती। योगेश ने जल्दी से अपना फोन निकाला और प्रीति को फोन किया। छोटी मालकिन, कुछ भयानक हो गया है। अध्यक्ष आकाश को नशीली दवा दी गई है। कृपया जल्दी आइए और उन्हें बचाइए। आस्था और नैना दोनों यहाँ हैं और मुझे डर है कि वे पहले की तरह अध्यक्ष आकाश को फंसाएंगी। 10 मिनट बाद प्रीति ने वर्मा परिवार के विला के गेट से अपनी कार अंदर ली। मेडिकल बॉक्स लिए वह विला की बैठक में दाखिल हुई। दाखिल होते ही उसने श्री वर्ण को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसे देखकर वह हैरान दिखे। प्रीति, तुम यहाँ कैसे आई? प्रीति और भी हैरान थी। अंकल वर्ण, क्या आपको नहीं पता कि आपके बेटे को नशीली दवा दी गई है? अध्यक्ष आकाश के सहायक ने ही मुझे यहाँ आकर उन्हें बचाने के लिए बुलाया था। श्री वर्ण ने तुरंत श्रीमती वर्मा की ओर मुंह किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि आकाश को सिर्फ बुखार है?
श्रीमती वर्मा ने चिंता का नाटक किया। हाँ, उसे बुखार था। कैसा जहर? ये बस आकाश का सहायक बकवास कर रहा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि प्रीति ऐसी हास्यास्पद कहानी पर विश्वास कर गई। हालांकि अब जब प्रीति भी यहाँ है तो चलो चलकर आकाश को देखते हैं। उसका तेज बुखार कम नहीं हो रहा और मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। तुम एक नज़र डालो और देखो कि उसका बुखार कम करने का कोई तरीका है या नहीं। शौर्य भी प्रीति को देखकर हैरान था। उसने धीरे से कहा, प्रीति, क्या तुम खास तौर पर आकाश का इलाज करने आई? दरअसल एक डॉक्टर पहले ही उन्हें देख चुके हैं और आकाश ठीक हैं। ये बस थोड़ा सा बुखार है। प्रीति ने उसे नजरअंदाज किया। वह योगेश पर ज्यादा भरोसा करती थी। उसने माथे पर बल डाला और ठंडे लहजे में पूछा, आकाश कहाँ है? श्रीमती वर्मा ने चिंता से भरा चेहरा बनाए रखा। वह अपने बेडरूम में है। जैसे ही वह बोली, उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता दिखाया। प्रीति स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चली। श्री वर्ण और शौर्य ने भी ऐसा ही किया और आस्था ने भी बच्चे को दाई को सौंप दिया और वह भी उनके पीछे ऊपर चली गई। श्रीमती वर्मा ने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। बेडरूम से तुरंत एक तेज चीख गूंज उठी। दरवाजे पर मौजूद सभी लोगों ने बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर अस्त व्यस्त था। आकाश और नैना एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। नैना दूसरों को देखकर तेजी से कंबल खींचकर खुद को ढक लिया, लेकिन उसके नंगे कंधे और कॉलरबोन अभी भी दिख रहे थे। प्रीति मेडिकल बॉक्स हाथ में लिए बेडरूम में प्रवेश कर चुकी थी। उसने नैना को नजरअंदाज कर दिया और आकाश की नब्ज लेने के लिए हाथ बढ़ाया। एक पल बाद उसने मेडिकल बॉक्स से एक गोली निकाली, आकाश के मुंह में डाली और फिर उसके लक्षणों को कम करने के लिए खून निकालने के लिए उसकी उंगली में सुई चुभना शुरू कर दिया। श्रीमती वर्मा ने नैना से सवाल किया, ये सब क्या चल रहा है? तुम आकाश के कमरे में कैसे आई और उसके बिस्तर पर क्यों हो? नैना ने कंबल को कसकर पकड़ा, रोते हुए हिचकी भरी, मैडम वर्मा, मुझे बस दूसरे छोटे मालिक की बीमारी की चिंता थी। मुझे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने विरोध किया था, पर वह बहुत ताकतवर थे। यह असंभव है। आकाश ऐसा कैसे कर सकता है? श्रीमती वर्मा आगे कुछ नहीं कह पाईं। उन्होंने श्री वर्ण की तरफ मुंह किया। वर्ण, अब हमें क्या करना चाहिए? आकाश ने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत की है, इस लड़की की इज्जत खराब कर दी है। श्री वर्ण गुस्से से लगभग बेकाबू हो गए थे। उन्होंने श्रीमती वर्मा को ठंडी नजर से देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि आकाश को बुखार है? क्या बुखार में उसमें इतनी ताकत थी कि वह किसी महिला को पकड़कर ऐसे काम कर सके? मुझे यकीन नहीं है। ये तो डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें बस बुखार है। श्री वर्ण की आवाज बर्फीली ठंडी थी, जिसमें अनियंत्रित गुस्सा भरा था। आकाश को नशीली दवा किसने दी? श्रीमती वर्मा ने स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। नशीली दवा? नशीली दवा से आपका क्या मतलब है? क्या आकाश को सिर्फ बुखार नहीं है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आकाश को नशीली दवा किसने दी? मुझे नहीं पता। मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझे तो अब पता चला है कि आकाश के साथ कुछ अजीब है। श्री वर्ण की तेज नजर श्रीमती वर्मा पर पड़ी, फिर आस्था पर गई। क्या ये फिर से तुम थी? आस्था डर के मारे उछल पड़ी। उसका रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसने पागलपन में हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? श्री वर्ण ने फिर कंबल में सिकुड़ी हुई नैना की ओर देखा। तो क्या ये तुम थी? अपने आंसू पोंछते हुए नैना ने कहा, आपने मुझे गलत समझा। जब मैं आई तो अध्यक्ष आकाश पहले से ही ऐसे थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सच में। श्री वर्ण इतने क्रोधित नहीं हुए थे। कोई उनकी नाक के नीचे आकाश के लिए एक जाल रचने की हिम्मत की। अंकल वर्ण, आकाश को इंजेक्शन देते हुए प्रीति ने उदासीनता से कहा, अध्यक्ष आकाश द्वारा ली गई दवा एक तरह का कामोत्तेजक है जो किसी व्यक्ति को जल्दी से होश खोने और भ्रमित करने का कारण बन सकती है। ये दवा केवल पानी में घुल सकती है और मौखिक रूप से ली जा सकती है। सेवन के लगभग 5 मिनट के भीतर यह असर करती है। आप अध्यक्ष आकाश के हाल के सेवन की जांच कर सकते हैं और आपको शायद पता चल जाएगा कि उन्हें किसने नशीली दवा दी। शौर्य को उस चिकन सूप की याद आई जो उसके भाई ने पिया था और उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। उसने तेजी से श्रीमती वर्मा की ओर मुंह किया। माँ, आपने? श्रीमती वर्मा ने भ्रम से भरा चेहरा बनाकर उसे देखा। मुझे क्या हुआ है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? श्री वर्ण ने अपना गुस्सा दबाया और प्रीति से पूछा, आकाश अब कैसा है? क्या वह ठीक है? कुछ गंभीर नहीं है। पूरी दवा तो उनके शरीर से बाहर नहीं निकाली जा सकी, लेकिन कुछ को बाहर निकालना ही काफी होना चाहिए। वह थोड़ी देर में जाग जाएंगे। और हाँ, प्रीति रुकी, नैना पर एक नजर डाली और फिर शांति से जारी रखा। इसके अलावा अध्यक्ष आकाश के शरीर से दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और अध्यक्ष आकाश और नैना के बीच कुछ नहीं हुआ है। नैना अभी भी पवित्र है। नैना कंबल में अकड़ गई। उसने प्रीति की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन प्रीति ने बस अपने होठों के कोनों को धीरे से मोड़कर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई। नैना, खुद बताओ, क्या तुम्हारे और आकाश के बीच कुछ हुआ? अगर आकाश ने तुम्हें मजबूर किया तो तुम पुलिस को बुला सकती हो और अधिकारियों को यह सत्यापित करने दो कि तुम्हें मजबूर किया गया था या नहीं। नैना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह जीवन में फिर कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी। नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं पूरे समय संघर्ष कर रही थी, इसलिए अध्यक्ष आकाश सफल नहीं हुए। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। नैना ने कपड़े उठाए, उन्हें जल्दी से खुद पर लपेटा, बिस्तर से उतरी और फिर अपने चेहरे को हाथों से ढंककर रोते हुए भाग गई। वह अभी बेडरूम से बाहर भागी थी कि योगेश ने उसे रोक लिया, जो अभी अंदर आया था। योगेश की आंखों में आग धधक रही थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, नैना, तुम कहाँ जा रही हो? अब डर गई? वापस वहीं जाओ। जब अध्यक्ष आकाश जागेंगे तो वह तुम्हें नर्क भेज देंगे। योगेश ने उसके बाल पकड़े और उसे दरवाजे पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। बिस्तर पर आकाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अभी भी बुखार से गर्म था, लेकिन एक गोली की सुगंध उसे होश में आने में मदद कर रही थी।
उसे आंखें खोलते देखकर प्रीति को पता चला कि उसने सबसे मुश्किल पल को पार कर लिया है। उसने सुई निकाली और आकाश की 10 उंगलियों पर पट्टी बांधना शुरू कर दिया। आकाश ने उसे अपनी उंगलियों पर पट्टी बांधने के लिए झुकते हुए देखा, मुश्किल से निगला और थोड़ी कर्कश आवाज में उसका हाथ पकड़ लिया। पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दर्द महसूस करना अच्छा लगता है। प्रीति ने अपना हाथ वापस खींचा, खड़ी हुई, अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और कहा, अंकल वर्ण, अध्यक्ष आकाश अब ठीक हैं। मैं पहले चलती हूँ। श्री वर्ण ने उसके शांत और उदासीन व्यवहार को देखा, आभरी और कहा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। प्रीति श्री वर्ण के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे और बैठक से बाहर निकल गई। जैसे ही वह कार में बैठने और जाने वाली थी, श्री वर्ण ने अचानक पूछा, मुझे तुमसे कुछ सत्यापित करने की जरूरत है। अंकल वर्ण, क्या सत्यापित करना चाहेंगे? ये पूछना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आकाश के लिए मुझे करना होगा। श्री वर्ण की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। क्या आकाश को पुरुष प्रजनन क्षमता से जुड़ी कोई समस्या है? क्या वह बच्चे पैदा कर सकता है? एक ससुर के लिए अपनी पूर्व बहू से यह सवाल पूछना वाकई उचित नहीं है। लेकिन प्रीति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंकल वर्ण, मैं आकाश के बच्चे के साथ गर्भवती थी, क्या आपको नहीं पता था? मुझे पता था, लेकिन मुझे लगा था कि वह बच्चा आकाश का नहीं था। प्रीति ने क्षण भर के लिए अपने भावों पर नियंत्रण खो दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। आपको क्यों लगा कि वह बच्चा आकाश का नहीं है? क्या आपको लगता है कि हमारी शादी के दौरान मेरा किसी और के साथ संबंध था? क्या श्री वर्ण की नज़र में मेरा चरित्र इतना खराब है? क्या आपको लगता है कि मैंने वर्मा परिवार में शादी के दौरान खराब व्यवहार किया? श्री वर्ण से शायद ही कभी इतनी सीधे तौर पर सवाल किया गया हो, और सवालों की इस बौछार ने उन्हें कुछ हद तक खुद का बचाव करने में असमर्थ महसूस कराया। नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, गलत मत समझो, मैंने हमेशा सोचा तुम एक अच्छी लड़की थी, बस ये कि चाहे मैं अच्छी लड़की हूं या नहीं, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन अंकल वर्ण, इस जीवन में मैं किसी की ऋणी हो सकती हूं, लेकिन मैं आकाश की ऋणी नहीं हूं। मैं न तो उसकी ऋणी हूं, न ही वर्मा परिवार की। प्रीति की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने उस बच्चे के बारे में सोचा जो कभी पैदा नहीं हुआ, और उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने बच्चे को खोने के बाद भी उसे ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। प्रीति कड़वाहट से मुस्करा उठी। ये बच्चा आकाश का है और आकाश पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी प्रजनन क्षमता में कोई समस्या नहीं है। जो लोग उनकी संतानहीनता की अफवाहें फैलाते हैं, उनके इरादे ठीक नहीं हैं, और जो यह आरोप लगाते हैं कि मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं, वे पूरी तरह से हृदयहीन हैं। उस पल श्री वर्ण को खुद पर मूर्ख होने का एहसास हुआ। वह आस्था की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? और उनकी पत्नी, जो हमेशा इतनी सीधी और भली दिखती थी, उनका असली रंग धीरे धीरे सामने आ रहा था। उनकी बातों पर तो और भी कम भरोसा किया जा सकता था। प्रीति अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट किया। और हाँ, श्री वर्ण, यह आपकी पत्नी श्रीमती वर्मा थी, जिन्होंने प्रमोद के साथ मिलकर मुझे जबरदस्ती गर्भपात के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की। हालांकि मेरा और आकाश का तलाक हो चुका है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए और मुझ पर किसी और के बच्चे का इल्जाम लगाया जाए। ये घिनौना है। इतना कहकर उन्होंने श्री वर्ण की ओर दोबारा नहीं देखा और गाड़ी तेजी से भगा ले गई। श्री वर्ण का पूरा शरीर कांप उठा। घर का सेवक राजेश भागकर उन्हें सहारा देने आया। मालिक, श्री वर्ण ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ा। राजेश, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? राजेश पहले ही उनकी बातें सुन चुका था और उसने तुरंत कहा, मालिक, यह आपकी गलती नहीं है। आप कुछ नहीं जानते थे। नहीं, मैं प्रीति के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गलत इंसान से शादी करने की बात कर रहा हूँ। श्रीमती वर्मा ने मुझे 30 साल तक धोखा दिया है। श्री वर्ण की आवाज़ गहरी हो गई और वे पल भर में 10 साल बुरे लग रहे थे। मैं हमेशा आकाश को मूर्ख कहता था और लोगों को पहचानने की उसकी क्षमता की आलोचना करता था। मैंने उसे आस्था के हाथों धोखा खाते देखा और महसूस किया कि वह इसके लायक था। मैंने जानबूझकर उसे सच्चाई नहीं बताई, यह उम्मीद करते हुए कि वह सबक सीखेगा। लेकिन अंत में मुझे एहसास हुआ कि मैं वह हूं जिसे सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया गया। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। श्रीमती वर्मा उतनी सीधी और सभ्य नहीं है जितनी वह दिखती हैं। वह एक बेरहम और शातिर औरत हैं। उनके दिल में सांप बसता है। मैं पहले ही वर्मा परिवार का सब कुछ शौर्य को सौंपने और आकाश को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वह इतनी क्रूर थी कि उसने ये भी सुनिश्चित करना चाहा कि आकाश का कोई वंश न हो। राजेश, जो श्री वर्ण का विश्वासपात्र था, उसने आह भरी। मालिक, यह आपकी गलती नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि प्रीति ने कहा, छोटे मालिक पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी प्रजनन क्षमता में कोई समस्या नहीं है। भविष्य में उनके अपने बच्चे होंगे। श्री वर्ण के चेहरे पर कड़वाहट थी। तुम्हें मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। यह मेरी गलती है। वे कुछ देर रुके और राजेश का सहारा लेकर बैठक की ओर लौटे। आकाश अपने कमरे से बाहर आ चुका था। उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। श्रीमती वर्मा हैरानी से चिल्लाईं, मेरे बेटे, तुम क्यों उठ गए? जल्दी बिस्तर पर जाओ और लेट जाओ। आकाश ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन्हें देखे बिना एक एक सीढ़ी उतरने लगा। चिंता से भरकर श्रीमती वर्मा उसकी मदद करने आई, लेकिन आकाश ने उन्हें ठंडे तरीके से धक्का दिया, दूर हटो। श्रीमती वर्मा दर्द से चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। माँ, शौर्य चौंक गया। घबराया हुआ और परेशान, वह अपनी बैसाखी के सहारे सीढ़ियों से नीचे भागा और श्रीमती वर्मा को संभालने लगा। माँ, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? श्रीमती वर्मा दर्द के मारे बोल नहीं पाईं और उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए। शौर्य की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश, यह क्या कर रहे हो? माँ तुम्हारी चिंता कर रही थी और तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुमने उन्हें सीढ़ियों से कैसे गिरा दिया? क्या बड़े भाई को यह साफ नहीं पता कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है?
हम दोनों ने चिकन सूप पिया, लेकिन केवल मेरे सूप में कुछ मिलाया गया था। मैं उसे पीना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे दिया। मैं मना कैसे कर सकता था? बड़े भाई, तुम भी इनकी साजिश का हिस्सा हो। फिर भी तुम्हें उन्हें सीढ़ियों से नहीं धकेलना चाहिए था। उनकी जान जा सकती थी। क्या तुम पागल हो गए हो? वह हमारी माँ है, हमारी जन्म देने वाली माँ। आकाश ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। इस मौके पर भी बड़े भाई श्रीमती वर्मा को अपनी जन्म देने वाली माँ कह रहे थे। क्या उन्हें अब तक पता नहीं चला कि वह सचमुच है या नहीं? अगर वह जन्म देने वाली माँ होती, तो वह अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? श्रीमती वर्मा ने बड़े भाई को कभी ड्रग्स क्यों नहीं दी और किसी घटिया, बुरी औरत को उनके बिस्तर पर चढ़कर रंगे हाथों पकड़े जाने का नाटक करने क्यों नहीं दिया? आकाश ने अपने बड़े भाई की बाहों में श्रीमती वर्मा को देखा। उसकी आंखों में पल भर के लिए एक ठंडी, जानलेवा चमक आई। अगर मैं पागल हो गया हूं, तो वह इसलिए कि इन्होंने मुझे पागल कर दिया है। इतना कहकर वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, श्रीवर्ण को अनदेखा करते हुए उनके पास से गुजर गया। योगेश अभी भी नैना के बाल कसकर पकड़े हुए था और उसके रोने की परवाह न करते हुए आकाश के पीछे पीछे विला से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा ने आकाश के बुखार वाले शरीर को थोड़ा शांत किया। उसने दयनीय नैना पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला ये कि आज रात के परिणामों को खुद भुगतो और बाकी की जिंदगी जेल में तड़प कर बिताओ। दूसरा ये कि आज रात की घटना के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम बताओ और उस व्यक्ति का भी जिसने तुम्हें निदेशक संघवी को ड्रग्स देने का निर्देश दिया था। तभी तुम खुद को बचा सकती हो। नैना तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, तेजी से सिर हिलाकर बोली, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वर्मा जी, मैं कसम खाती हूँ, ये दोनों काम मैंने नहीं किए हैं। योगेश ने उसके बाल छोड़ दिए और उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। अभी भी अकड़ दिखा रही है। वर्मा जी को ड्रग्स देना और उनका फायदा उठाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें लगा कि वर्मा जी के साथ सोकर तुम वर्मा परिवार की बहू बन जाओगी? मूर्ख, क्या ख्वाब देख रही थी? वर्मा जी के बारे में सपना देखना भी तुम्हारी औकात से बाहर है। नैना लात खाकर जमीन पर गिर गई और थोड़ी देर तक उठ नहीं पाई। तय कर लो तुम्हें कौन सा विकल्प चाहिए। हमारे वर्मा जी का धैर्य सीमित है। अगर तुम यही कहती रही कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे तुम्हें गला घोंटकर मछली को खिलाने के लिए समुद्र में फेंकने का दोष मत देना। योगेश ने उपहास किया। अभी इतनी ठंड है, पानी बर्फ बन जाता है। समुद्र में डूबना आरामदायक लगेगा, है ना? नैना डर से कांप उठी। वह तैर नहीं सकती थी, वह समुद्र में डूबना नहीं चाहती थी। वह दर्द में थी और पछता रही थी। अगर उसे पता होता कि यह नतीजा होगा, तो वह कभी आस्था और श्रीमती वर्मा की योजनाओं के लिए तैयार नहीं होती। अब आस्था को उसकी कोई परवाह नहीं थी, उसने उसे बीच मझधार में छोड़ दिया था। और श्रीमती वर्मा, कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो उसे शुरू से ही मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। आकाश की यह ठंडी उदासीनता और बेरहमी उसकी कल्पना से परे थी। उसने दांत पीसे और उठने की कोशिश की। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं सभी मास्टरमाइंड के नाम बताऊंगी। कृपया वर्मा जी, मेरी जान बख्श दें। आकाश ने बेपरवाही से कहा। योगेश, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। इस पर कड़ी नजर रखो और इससे सब कुछ कबूल करवाओ। जी वर्मा जी। आकाश मुड़ा, अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। ये देखकर कि वह खुद ड्राइव करने जा रहा था, योगेश तुरंत बोला, वर्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ड्राइव करने दें। जरूरत नहीं, घर से कोई भी कार ले जाओ और नैना को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ। इतना कहकर आकाश गाड़ी चलाकर चला गया। उसे रोक ना पाने पर योगेश ने गुस्से में नैना को उसके कपड़ों से पकड़ा। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना होता, तो मैं वर्मा जी के लिए ड्राइव कर रहा होता। अगर आज रात वर्मा जी को कुछ होता है, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुल परिवार का बंगला। प्रीति घर पहुंची, इग्निशन बंद किया और जैसे ही वह बैठक में कदम रखी, उसे एक ताना भरा स्वर सुनाई दिया। ओह देखो, व्यस्त महिला वापस आ गई। तुम अभी कहाँ थी? क्या तुम हर रात यह सब कर सकती हो? बाहर जाना और वापस आना, यह अंतहीन आना जाना। प्रीति ने तुरंत ताना मारा, क्या तुम फिर से झगड़ा शुरू कर रही हो? बेशक, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक बड़ी स्टार जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पूरे दिन सोफे पर लेटी रहती है, निठल्ली बैठी रहती है और अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए बस दूसरों की कमियां ढूंढने में व्यस्त रहती है। गुलरानी गुरनमो प्रीति का मजाक तो उड़ा सकती थी, लेकिन प्रीति उसे मजाक नहीं उड़ा सकती थी। वह तुरंत सोफे से उठ गई। तुम मुझसे जलती हो। एक बड़ी स्टार होने में क्या बुराई है? इसमें भी मेहनत लगती है। मुझे तो नहीं लगा। प्रीति ने बेपरवाही से टिप्पणी की और ऊपर अपने बेडरूम की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही वह लौटी, उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और देखा कि यह आकाश का फोन था। प्रीति ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। पहले तो वह जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। चिंतित होकर कि कहीं वह किसी और इमरजेंसी में न हो, उसने अनिच्छा से फोन उठाया। फोन से आकाश की चिर परिचित बेपरवाह आवाज आई, बाहर आओ, मैं गुल परिवार के बंगले के गेट पर हूँ। प्रीति स्तब्ध रह गई। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? फोन पर एक लंबी चुप्पी थी। फिर आकाश ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। उसकी आवाज बहुत गहरी थी, उसका लहजा बहुत कोमल। प्रीति का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, क्या हमने अभी एक दूसरे को नहीं देखा? अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। अभी की मुलाकात बहुत छोटी थी, तुम बहुत जल्दी चली गई, मेरा मन नहीं भरा। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा फल खाने चाहिए और अच्छी नींद लेने के बाद तुम्हें कल बहुत बेहतर महसूस होगा। प्रीति, जब तुम्हें ड्रग्स दी गई थी, तब मैं हर समय तुम्हारे साथ था। अब जब मेरी बारी है, तो तुमसे मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा सहायक नहीं है? इसके अलावा, क्या मैंने अभी तुम्हारा इलाज नहीं किया? ड्रग्स का असर काफी कम हो गया है, तुम इसे संभाल सकते हो। तो तुम मुझसे मिलने से मना कर रही हो?
यह नहीं था कि वह उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रीति जानती थी कि वह उससे मिल नहीं सकती, वरना वह सचमुच फिर से उसके करीब चली जाएगी। उसकी वर्तमान स्थिति पहले ही बहुत खतरनाक थी क्योंकि वह उसकी उपस्थिति की आदी होने लगी थी, उसके गले लगने के आराम को पसंद करने लगी थी। उसने धीरे से कहा, कृपया जाओ, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। भविष्य में वापस मत आना। नैना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज रात सब एक साजिश थी। मुझे पता है कि नैना से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुमसे मिलना नहीं चाहती, बस इतना ही। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे फोन कटने की बीप सुनाई दी। उसने धीरे से आह भरी। क्या वह अब नाराज हो गया होगा? उसे अब चले जाना चाहिए, है ना? फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था, उसे दूर भेजना सही काम था। वरना क्या होता अगर वह उससे मिलने के लिए बार बार गुल परिवार के घर आता रहता? प्रीति इस बात से लगभग संतुष्ट थी कि उसने खुद को कैसे संभाला था। उसकी तर्कसंगतता ने जीत हासिल की और उसने अपना दिल नर्म नहीं किया। उसके शब्द निर्णायक थे, बिना किसी टालमटोल के। एकमात्र कमी यह थी कि उसके शब्द अभी भी काफी कठोर नहीं थे, उसे और अधिक हृदयहीन और ठंडा होना चाहिए था। फोन रखने के बाद प्रीति थोड़ी देर बैठी और फिर नहाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, उसे अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी, प्रीति बाहर आओ। प्रीति चौंक गई। यह आकाश की थी। क्या वह पागल हो गया था? वह वास्तव में बिना बुलाए अंदर आ गया और उसे इतनी हिम्मत से बाहर बुला रहा था। प्रीति जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे बैठक में देखा तो पाया कि आकाश वास्तव में बैठक के केंद्र में खड़ा था, एक ठंडा और जबरदस्त आभा बिखेर रहा था। अगर कोई न जानता हो तो वह सोचेगा कि उस पर उसका कर्ज बाकी है और वह कर्ज वसूलने आया है। न केवल वह बेडरूम से बाहर भागी, बल्कि जयंत, नेहा और गुल भी अपने अपने कमरों से बाहर निकले और सोफे पर बैठी गुलरानी ने आकाश को सदमे में देखा। मुश्किल से ठीक से बोल पाई, दूसरे वर्मा जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं गुलरानी, गुल परिवार की तीसरी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, आकाश ने कहा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रीति के पास पहुंचा, उसे अपने कंधे पर उठाया और फिर मुड़कर दूर चला गया। प्रीति हैरान और गुस्से में थी। इस पागल ने वास्तव में गुल परिवार के घर में तूफान ला दिया और गुल परिवार के सामने ही उसे उठाकर ले गया। आकाश, मुझे नीचे उतारो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से कहो। अभी बिस्तर पर लेटा हुआ बिना विरोध की क्षमता वाला आदमी कौन था? वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? ये सब उसकी गलती थी। उसकी चिकित्सा कौशल बहुत अच्छा था, उसकी दवा बहुत प्रभावी थी। वह इतनी जल्दी ठीक हो गया था और अब तो लोगों को उठा भी सकता था। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, आकाश अचानक रुका, मुड़कर जयंत को देखा। जयंत जी, आप वर्मा परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन आपने गलत दिशा में कोशिश की। मुझे आपकी बड़ी बेटी नहीं, बल्कि आपकी ये बेटी पसंद है। मैंने कभी बड़ी बेटी से शादी की बात नहीं की। जिसने भी यह रिश्ता तय किया था, आप उससे बात करें। इतना कहकर वह प्रीति को लेकर विला से बाहर निकल गया। विला के अंदर पूरी तरह से खामोशी थी। गुलरानी, जो आमतौर पर इतनी शोरगुल मचाती थी, अब गूंगी हो गई थी। उसने आकाश को अधिकार के साथ प्रीति को ले जाते देखा। उसका सिर सख्ती से गुल की ओर मुड़ा। फिर उसने देखा कि सामान्य रूप से शांत और सुंदर बड़ी बहन, उसका शांत मुखौटा अब टूट चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका भाव थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भिंची हुई थीं कि उसके पुज़-जोर के कारण पीले पड़ गए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वह गुस्से में थी या बहुत अपमानित महसूस कर रही थी कि वह खुद को संभाल नहीं पाई। बड़ी बेटी के रूप में इतने लंबे समय तक विशेषाधिकार प्राप्त और अद्वितीय रही, उसे कभी भी इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया गया था। थोड़ी देर बाद नेहा होश में आई। वह जयंत के पास भागी, उसके कपड़े पकड़े और चिल्लाई, जयंत, ये सब तुम्हारा बढ़िया काम है। पहले उस शिवानी ने मेरे पति को चुराया और अब उस चुराई हुई औरत की बेटी मेरी बेटी का मंगेतर चुरा रही है। ये सौतेली बेटी और उसकी माँ हमें बर्बाद कर देंगी। जयंत के चेहरे पर थूक के छींटे पड़ गए थे। उसके जलने के घावों से बुरी तरह बिगड़े हुए चेहरे और खूनी मुंह की तरह खुले उसके मुंह को देखकर उसने घृणा से उसे दूर धकेल दिया। हाँ, गुल के साथ गलत हुआ है। आकाश का यहाँ आकर हमें भड़काना हमारे गुल परिवार का सचमुच अपमान है। कल मैं जाकर श्री वर्ण से स्पष्टीकरण मांगूंगा। और प्रीति का क्या? नेहा ने उसे गुस्से से घूरा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये छोटी हरामजादी हमारे घर में रह रही है और यह गुल के मंगेतर को चुराने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम्हें इसे ठीक से सबक नहीं सिखाना चाहिए? कम से कम इसे अधमरा कर दो और इसके उस चेहरे को बिगाड़ दो जो पुरुषों को बहकाता है। क्या तुमने पहले ही एक बार उसका चेहरा नहीं बिगाड़ा है? वह आखिरकार कुछ हद तक ठीक हो गई है और अगर तुम फिर से उसका चेहरा बिगाड़ देती हो तो मेरे पिता के पैर का इलाज कौन करेगा? क्या बूढ़ा आदमी पहले ही खड़ा होने के लायक नहीं हो गया है? हमें अब प्रीति की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें गुल की कोई परवाह है? क्या तुम उसे इस तरह धमकाए जाने दोगे? पिताजी का पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और अगर वह ठीक हो भी जाता है तो तुम इन प्रीति पर हाथ नहीं उठा सकती। गुल मेरी बेटी है और इन भी। अगर तुम उसका चेहरा बिगाड़ना चाहती हो, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। ये सुनकर गुल ने जयंत की तरफ देखा। पिताजी, आपने देखा कि मैंने तीसरी बहन के साथ पहले कैसा व्यवहार किया। मैंने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह मेरी अपनी बहन हो। जब हम वर्मा परिवार के घर खाने पर गए थे और उसके पास गाउन नहीं था तो मैंने उसे 2 पोशाकें भी दी थीं। मुझे वास्तव में तीसरी बहन से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब जब मेरी और आकाश की शादी तय हो चुकी है तो उसे आकाश से उलझना नहीं चाहिए, है ना? जयंत ने अपनी समझदार और उदार बड़ी बेटी को देखकर महसूस किया कि उसका दिल पिघल गया है। गुल, चिंता मत करो, मैं इस मामले में तुम्हारे लिए न्याय जरूर सुनिश्चित करूंगा। चाहे वह यिनलिन हो या वर्मा परिवार, मैं उन्हें तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। खासकर तुम्हारी तीसरी बहन, वह इस बार बहुत आगे निकल गई।
गुल ने सिर हिलाया। धन्यवाद पिताजी, मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि हम बहनें शांति और सद्भाव में रह सकती हैं, किसी आदमी को हमारे बहन के बंधन को प्रभावित न करने दें। जयंत ने और भी ज्यादा दोषी महसूस किया और अपनी बड़ी बेटी के कंधे पर थपथपाया। जब तक तुम समझती हो कि पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं। हालांकि आकाश ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया है, क्या तुम ये सगाई तोड़ना चाहती हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक और भी बेहतर मैच ढूंढूंगा। जरूरत नहीं है, ये सगाई काफी अच्छी है। आकाश और तीसरी बहन का मामला शायद अस्थायी है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में सही चुनाव करेंगे, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। गुल किसी से भी बेहतर जानती थी कि वर्मा परिवार से बेहतर कोई शादी का मेल नहीं हो सकता। वर्मा परिवार शीर्ष क्रम का धनी परिवार था, गुल परिवार से भी ज्यादा मजबूत, और आकाश की क्षमताएं आश्चर्यजनक थीं। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि वह बहुत सुंदर थे और अन्य युवा मालिकों की तरह छिछोरे नहीं थे। किसी और को चुनना आकाश को चुनने से बेहतर नहीं होगा। आखिरकार प्रीति से निपटना बहुत आसान था। फिर भी जयंत को लगा कि उसकी बेटी के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है और वह उसे क्षतिपूर्ति देना चाहता था। चलो मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मैं कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों को तुम्हें सौंपने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है पिताजी। कभी कभी जयंत को अफसोस होता था कि गुल एक बेटी थी और बेटा नहीं, वरना वह पहले ही कंपनी उसे सौंप चुका होता। समझदार, विचारशील, सहमत, उदार, कंपनी को प्रबंधित करने की प्रतिभा रखने वाली, असाधारण रूप से कड़ी मेहनत करने वाली, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने पिता के रूप में उसका बहुत सम्मान और सेवा करती थी। वह वास्तव में एक आदर्श उत्तराधिकारी थी। यह अफसोस की बात थी कि वह एक लड़की थी। प्रीति को तभी एहसास हुआ जब आकाश ने उसे कार में उतारा कि वह आज रात अपने सहायक को नहीं लाया था और अकेले आया था। उसके शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में उत्तेजक दवाएं थीं, और हालांकि उसने उनमें से कुछ को बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाकी बचा हुआ हिस्सा अभी भी उसके लिए पर्याप्त परेशानी पैदा कर रहा था। आकाश को ड्राइवर की सीट पर बैठते देखकर प्रीति जल्दी से पिछली सीट से ऊपर चढ़ी, उसके कपड़े पकड़े ताकि उसे गाड़ी चलाने से रोका जा सके। आकाश, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस हालत में गाड़ी कैसे चला सकते हो? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अपनी परवाह है। आकाश मुड़ा, प्रीति के सिर को पकड़ा और एक ही झटके में उसे चूम लिया। उसने उसे काफी जोर से चूमा और थोड़ी देर बाद ही प्रीति को छोड़ा। उसकी आवाज रुकी थी। शांत रहो प्यारी, पीछे बैठो। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें फिर से चूमूंगा। पागल। प्रीति उससे पूरी तरह गुस्से में थी। ये स्पष्ट रूप से वह था जिसने उसे जबरदस्ती चूमा था, फिर भी वह ऐसे बोल रहा था जैसे उसने उससे चुंबन के लिए भीख मांगी हो। आकाश, तुम अभी गाड़ी नहीं चला सकते। अगर तुम्हें जाना है तो खुद जाओ। कार का दरवाजा खोलो, मैं बाहर निकल रही हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी भी गाड़ी चला सकता हूँ, मैं बहुत सतर्क हूँ। क्या मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से लेने नहीं आया? मैं तुम्हें बाद में सुरक्षित रूप से घर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद आकाश ने कार स्टार्ट की और चला गया। प्रीति ने डर के साथ सड़क को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पाया कि आकाश वास्तव में बहुत स्थिर रूप से गाड़ी चला रहा था। कौन सोच सकता था उसके पास अभी भी इतना मजबूत आत्मनियंत्रण था, ड्रग्स को इतनी अच्छी तरह से दबाए हुए था कि वह उससे भी ज्यादा स्थिर गाड़ी चला रहा था। क्या वह इंसान भी था? हालांकि जब वे उसके विला पहुंचे तो प्रीति को जल्दी ही उसका जवाब मिल गया, वह बिल्कुल भी इंसान नहीं था। उसने वास्तव में उसे कार से बाहर खींचा, फिर उसे कार के दरवाजे से सटा दिया और उसे चूमने लगा। ऐसा करते हुए उसके कपड़े उतारने लगा। प्रीति ठंड से कांप उठी। गुस्से से लाल होकर उसने उसके होंठ को जोर से काटा और फिर आकाश को डांटा। क्या तुम बीमार हो? इतनी ठंड है, क्या तुम्हें बाहर ही मुझे सताना जरूरी है? क्या हम घर के अंदर जाकर? आकाश ने बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें गहरे प्यार से भरी थीं। प्यारी, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? प्रीति ने अपनी शर्ट के जरिए उसके जलते हुए शरीर को छुआ और अंत में समझ गई, ड्रग्स के प्रभाव में उसे अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसने हार मानकर उसे गले लगा लिया। ठंड है, बाहर नहीं। प्रीति द्वारा पहल करने पर गले लगने से आकाश ने लगभग अपना सारा होश खो दिया, लेकिन अब जब वह वास्तव में उसकी परवाह करता था तो उसने ठंड की शिकायत पर ध्यान दिया और उसे बैठक में ले गया। घर में कोई रोशनी नहीं थी। आकाश ने चांदनी का उपयोग करके प्रीति को सोफे पर लिटाया, फिर उसके ऊपर झुक गया। वह महकती बहुत अच्छी थी और छूने में नर्म और ठंडी थी, जिससे उसे पकड़ते ही उसे आराम महसूस हुआ। उसे अनगिनत बार चूमने के बाद उसने भी प्रतिवर्त में उसे वापस चूमा। वह खुशी से पागल हो उठा और बिना किसी संकोच के बीच में आ रहे कपड़ों के टुकड़ों को फाड़ दिया। फर्श से छत तक की खिड़कियों से आती चांदनी उनकी आपस में गुंथी हुई छायाओं पर पड़ रही थी, अंतरंगता का एक अंतहीन कोमल दृश्य चित्रित कर रही थी। एक अनिर्धारित समय के बाद बैठक में शांति लौट आई। प्रीति आकाश की छाती पर भारी सांसें लेते हुए लेटी थी। वह बहुत जोरदार था और वह इसे सहन नहीं कर पाई थी। उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था और ऊपर देखते हुए वह उसे डांटने का इरादा रखती थी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, उसने अपना सिर झुकाया और अपने होठों से उसके मुंह को बंद कर दिया। इस बार उसका चुंबन आखिरकार ज्यादा कोमल था, पहले की तरह बेताब नहीं, जैसे कि वह रेगिस्तान में 3 दिनों से प्यासा था और उसे पूरा निगल जाना चाहता था। चुंबन के बाद आकाश आखिरकार उठा, पानी के 2 गिलास डाले, एक प्रीति के लिए और एक अपने लिए। प्रीति ने अपना पानी पिया जबकि उसने खुद को ढकने के लिए सोफे से एक कंबल उठाया। चांदनी में आकाश की प्रशंसा कर रही थी। उसका शरीर बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के तराशा हुआ था, सीधे और लंबे पैर और एक मजबूत कमर और पेट था। वह एक सुंदर चेहरे के साथ एक उत्तम मूर्ति जैसा था, पूरी तरह से मनमोहक। जब आकाश ने अपना पानी पी लिया तो उसने देखा कि प्रीति उसे घूर रही थी। उसके होंठों पर एक मुस्कान आई और वह उसे गले लगाने के लिए बढ़ा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? प्रीति ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं करती। तुम मुझे पसंद नहीं करती फिर भी घूर क्यों रही हो? मैं अक्सर अपने फोन को भी घूर कर देखती हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं अपने फोन को पसंद करती हूँ?
आकाश हंसा, उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, तुम उदाहरण देने का तरीका जानती हो, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। प्रीति बुदबुदाई, आत्ममुग्ध। वर्मा परिवार के उपवन में श्रीमती वर्मा पलंग पर कमर पकड़े दर्द से रो रही थी। आकाश ने मुझसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। मैंने इतने साल उसे पालने में बर्बाद कर दिए। वह सचमुच मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेलने की हिम्मत कर सकता था। मेरी जान लगभग चली गई, लेकिन वह बिना पलटे चला गया। मैंने कौन से पाप किए हैं? श्रीवर्ण, ये सब तुम्हारी करतूत है। अगर तुम बाहर किसी दूसरी औरत के साथ संबंध न बनाते और एक बेटा न होता, तो क्या आज मेरी यह बुरी हालत होती? जो बच्चा तुम्हारा अपना नहीं होता, वह कभी तुम्हारे करीब नहीं आता। मैं उसे कितना भी अपना मानूं, अंत में वह मुझे मां तक नहीं कहता। वह तो मुझे मारना चाहता है। वह बस एक छोटा सा जानवर है। शौर्य, जो बगल में बैठकर मरहम लगा रहा था, उससे रहा नहीं गया। मां, इतनी कड़वी बातें मत कहो। आकाश बस लापरवाह था। उसका इरादा आपको सीढ़ियों से धक्का देने का नहीं था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, उसने जानबूझकर किया था। श्रीवर्ण ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी ने आकाश को हमेशा एक छोटे से जानवर की तरह समझा था। तो क्या आकाश के प्रति उनका स्नेह केवल एक दिखावा था? आकाश इतना बड़ा हो गया था, फिर भी वह उसे दबा देने की हिम्मत कर रही थी। जब आकाश बच्चा था, तब क्या उसने कभी चुपके से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दवा दी थी? उनके दिल में पछतावा उमड़ आया। उन्हें कभी भी उसे आकाश को पालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें दादी माँ की बात माननी चाहिए थी और आकाश को उन्हीं के पास रहने देना चाहिए था। श्रीमती वर्मा, तुम्हें ये घिनौने तरीके किसने सिखाए? आकाश को दवा देना, उसके बिस्तर में घुसने के लिए किसी भी औरत को भेजना। मैंने नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसमें मेरा क्या भला होता? श्रीवर्ण ने उनका ठंडा मजाक उड़ाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस नाटक के पीछे का असली मकसद नहीं जानता। तुम बस आकाश को बदनामी करवाना चाहती थी, ताकि गुल के साथ उसका रिश्ता टूट जाए। तुम चाहती थी कि शौर्य गुल से शादी करे। क्या मैं सही हूँ? श्रीमती वर्मा जोर से रो पड़ी। ये सच है कि मैं चाहती थी कि शौर्य गुल से शादी करे, लेकिन मैंने आकाश को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। शौर्य ने तुरंत कहा, पिताजी, माँ, मैंने कभी भी गुल से शादी करने के बारे में नहीं सोचा, सच में। चूंकि गुल का रिश्ता पहले ही आकाश से तय हो चुका है, वे एक दूसरे के लिए बने हैं, और मैं आकाश की कोई चीज नहीं लूंगा, खासकर उसका जीवन साथी। आप दोनों जानते हैं कि मैं किसे पसंद करता हूँ। श्रीमती वर्मा ने उसे गुस्से से देखा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम अभी भी प्रीति के बारे में सोचते हो, तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि गुल प्रीति से कितनी गुना बेहतर है? क्या तुम प्रीति को पसंद करके पागल हो गए हो? शौर्य ने हाथ में रखा मरहम नीचे रखा और श्रीमती वर्मा का हाथ पकड़ा। माँ, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप मेरी शादी बहुत ऊंचे दर्जे के परिवार की लड़की से करवाने के खिलाफ थी? आपने सोचा था कि ऐसी लड़कियों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए आपने आस्था से मेरी शादी का समर्थन किया था। अब आप मुझसे गुल से शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? हमारे परिवार के अलावा क्या गुल परिवार से ऊंचा कोई परिवार है? या आपको लगता है कि गुल को नियंत्रित करना आसान है? श्रीवर्ण ने माथे पर बल डाला। तो यह वह कारण था जिसकी वजह से तुम उस समय आस्था का पक्ष ले रही थी, और मैंने सोचा कि तुम उसे सचमुच पसंद करती हो। अति चालाकी भारी पड़ गई। आस्था स्वभाव से संतुष्ट नहीं है, और यह अच्छा हुआ कि शौर्य ने उससे शादी नहीं की, अन्यथा वह तुम्हारे हाथों नुकसान उठाता। छोटे मालिक को फिर दस्त हो गए। शौर्य को एहसास हुआ कि वह गलत बोल गया है, और उसने जल्दी से कहा, पिताजी, आस्था से शादी करना मेरा खुद का फैसला था। माँ को तो बस मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी थी। वैसे भी आस्था में वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह हमेशा काफी ठीक रही है। बस अब हम दोनों को पसंद करने वाले लोग मिल गए हैं। वह आकाश को पसंद करती है और मैं प्रीति को। इसलिए ये सही है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें। श्रीवर्ण को उसका प्रीति को पसंद करना स्वीकार्य नहीं था। शौर्य, तुम पहले सबसे आज्ञाकारी बच्चे थे। अब तुम इस जिद से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तुम प्रीति को पसंद नहीं कर सकते, और तुम उससे शादी निश्चित रूप से नहीं कर सकते, समझे? उसका चेहरा उदास हो गया। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। श्रीमती वर्मा तुरंत खुश हो गईं। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा। शौर्य, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पिताजी की बात मान रहे हो। कल तुम्हें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अपनी टांग और चेहरा ठीक करवाओ, ताकि सबको पता चले कि मेरा बेटा पूरी तरह ठीक होकर लौट आया है। जब वे बात कर रहे थे, बाहर से अचानक नानी की चिंतित आवाज आई। मेम साहब, अच्छा नहीं हुआ, छोटे मालिक को फिर से दस्त होने लगे हैं, और उल्टी रुक नहीं रही है। हमें क्या करना चाहिए? क्या? श्रीमती वर्मा ने अपनी कमर की चोट की परवाह न करते हुए तुरंत पलंग से छलांग लगाई और नियॉन के कमरे की ओर भागी। श्रीवर्ण गंभीर भाव से उनके पीछे गए। क्या हो रहा है? क्या कल रात ड्रिप के बाद दस्त रुका नहीं था? ये फिर से क्यों शुरू हो गया? शौर्य ने पालने में अपने बेटे को देखा। माँ, शायद हमें प्रीति को बच्चे को दिखाने देना चाहिए। यह ऐसे ही नहीं चलता रह सकता। प्रीति से जांच करवाने के सुझाव को सुनकर श्रीमती वर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। हरगिज नहीं, प्रीति उसे नहीं देख सकती। शौर्य को समझना मुश्किल लगा। माँ, आप प्रीति के इतना खिलाफ क्यों हैं? क्या आप प्रीति से इलाज करवाने के बजाय नियॉन को तकलीफ सहने देंगी? श्रीवर्ण ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी माँ को अपराध बोध है। उसने कुछ अनैतिक किया है, इसलिए वह प्रीति के बदले से डर रही है। श्रीमती वर्मा जम गईं। शौर्य कुछ कह नहीं पाया, बस इतना कहा, आइए हम पहले नियॉन को अस्पताल ले चलते हैं। हमें उसकी अच्छी तरह से जांच करवानी होगी। वह इतना छोटा है कि इस तरह दस्त झेलता नहीं रह सकता। हाँ हाँ, अस्पताल, जल्दी चलो। श्रीमती वर्मा ने बच्चे को उठाया और बाहर चली गईं। अस्पताल जाते समय जैसे ही उन्होंने अपने पोते का माथा और गहरा होते देखा, उनकी बेचैनी बढ़ गई। उनके पोते का दस्त ठीक क्यों नहीं हो रहा था?
प्रीति ने जैसा कहा था उसका माथा गहरा क्यों होता जा रहा था। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि अस्पताल के डॉक्टर इतने भरोसेमंद हों कि इस बार उनके पोते के दस्त को पूरी तरह से ठीक कर सकें। रात भर उसके बाल बनाना। अगली सुबह प्रीति बिस्तर से उठी और देखा कि बाहर बर्फ गिर चुकी थी। बाहर की दुनिया सफेद चादर से ढकी थी, बर्फीले परिदृश्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। प्रीति ने कंबल फेंका और लापरवाह अंदाज में आकाश की एक शर्ट पहनकर बालकनी की ओर भागी। उसने खिड़की खोली और अपनी हथेली में कुछ बर्फ के टुकड़े पकड़े। वे उसकी हथेली में तेजी से पिघल गए। अचानक उस पर एक कंबल डाला गया और फिर उसे पीछे से पकड़ लिया गया। बस एक शर्ट में खिड़की खोलने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही। प्रीति ने पकड़े हुए बर्फ के टुकड़े आकाश के चेहरे पर लगा दिए। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, तुम आजमा कर देखो। आकाश ठंड से कांप गया और उसके चेहरे को चूमा। हम ठंड नहीं, बहुत गर्म है। उसने उसका हाथ पहले ही पकड़ लिया। उसे गले लगाते हुए वह धीरे से हंसा। अभी भी शरारत करने की कोशिश कर रही हो? अगली बार तुम्हें कामयाब होने के लिए और तेजी दिखानी होगी। प्रीति पलट गई और उसने उसकी आंखों और होठों के कोनों पर मुस्कान देखी। वह पल भर के लिए अवाक रह गई। आकाश का चुंबन पड़ा। वह स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में था और उसके चुंबन खास तौर पर कोमल थे। आज सप्ताहांत है, क्या तुम्हारी छुट्टी है? मैं तुम्हें गर्म झरनों स्कीइंग के लिए ले चलूंगा और ग्रिल्ड मछली खाएंगे। प्रीति थोड़ी हैरान थी। क्या तुम्हें मछली ज्यादा पसंद नहीं है? उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली और धीरे से कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बर्फीले मौसम में ग्रिल्ड मछली खाने का एक अनूठा स्वाद होगा। नहीं, मुझे काम करना है। हाल ही में बहुत कुछ चल रहा है। आकाश का दबंग पक्ष अचानक फिर से उभर आया। आज तुम्हें काम करने की अनुमति नहीं है। सप्ताहांत आराम करने के लिए होता है। या तो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, या हम पूरे दिन घर पर रहेंगे, फिल्में देखेंगे और बारबेक्यू खाएंगे, या अगर तुम्हें बर्फ में खेलना पसंद है तो हम एक स्नोमैन बना सकते हैं। ये कहकर उसने प्रीति को उठाया और उसे नहाने के लिए ले गया। उसने एक डिब्बे में से एक हेयर टाई निकाली और अनाड़ीपन से प्रीति के बाल बांध दिए। फिर उसने एक तौलिया गीला किया और उसका चेहरा पोंछा। प्रीति ने डिब्बा लिया और आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तुमने ये कब खरीदा? ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अगर तुम्हारा डिब्बा नया नहीं होता तो मैं सोचती कि इसे मेरे यहाँ से लिया गया है। मैंने कल किसी से इसे खरीदवाया था। मैंने देखा कि तुम इसी ब्रांड का इस्तेमाल करती हो, इसलिए जब तुम यहाँ आओ तो तुम्हारे लिए सुविधा हो, इसलिए मैंने यही खरीद लिया। प्रीति ने एक हेयर टाई निकाली और आकाश की एक छोटी सी पोनीटेल बना दी। आकाश ने पलटकर आईने में खुद को देखा। देखो, क्या यह अच्छा लग रहा है? प्रीति हंस पड़ी। ये वास्तव में हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन तुमने मेरे लिए जो टाई बांधी है वह भी ज्यादा बेहतर नहीं है। वह अलग है। आकाश ने अपने बालों से हेयर टाई हटाई और प्रीति के बाल फिर से बांधे। मैं और अभ्यास करूंगा और इसे खूबसूरती से बांध पाऊंगा। जब प्रीति ब्रश कर रही थी, आकाश उसके पीछे खड़ा रहा और उसके बालों को ब्रश करता रहा। फिर उसे बांधा, खोला और फिर से बांधा। बार बार। जब तक प्रीति ब्रश करके और चेहरा धोकर फ्री हुई, तब तक वह उसके बालों को आसानी से पोनीटेल में बांध सकता था। प्रीति ने उसे सदमे में देखा। उसकी हस्तकौशल असाधारण रूप से मजबूत थी। उसने जो पोनीटेल बांधी थी वह उससे भी बेहतर थी जो वह खुद बांधती थी। तृतीय देवी, क्या आप मेरे बाल कंघी करने के तरीके से संतुष्ट हैं? प्रीति ने अपनी हैरान नजरें हटाईं और सिर हिलाया। मुझे लगता है ये ठीक है। आकाश हल्के से हंसा। जानता था कि वह संतुष्ट है। वह बेडरूम में गया और उसके लिए कपड़ों का एक सेट चुना। बाद में ये सेट पहनना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि हम एक साथ नाश्ता कर सकें। प्रीति ने नए कपड़ों पर नजर डाली। इस बार वे एक कैजुअल स्पोर्टी स्टाइल में थे। प्रीति ने सिर हिलाया, उस गलत विचार को दूर भगाया और फिर नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। आज का नाश्ता स्पष्ट रूप से भव्य और उत्कृष्ट था। नाश्ते के बाद प्रीति आकाश की कार में बैठी, उसे अस्पताल ले जाने दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद प्रीति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आकाश, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह अस्पताल का रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें स्की रिजॉर्ट ले जा रहा हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि हम आज स्कीइंग के लिए जा रहे हैं? मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा। इसके अलावा मुझे स्कीइंग करनी आती भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ड्राइवर योगेश बहुत खुश लग रहा था। युवा मालकिन, चिंता मत करो, आकाश बहुत अच्छी स्कीइंग करते हैं। उनके निर्देश से आप निश्चित रूप से जल्दी सीख जाएंगी। स्कीइंग बहुत मजेदार होती है, आपको पसंद आएगी। प्रीति ने आकाश को घूर कर देखा। क्या तुम्हारा सहायक तुम्हारे द्वारा काम पर रखा गया कोई दलाल है? वह कितनी अच्छी बातें बोलता है। आकाश आज अपने सहायक के प्रदर्शन से बहुत खुश था। वह बस तथ्यों को बता रहा है। मैं वास्तव में स्कीइंग में बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें सिखाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें आज सिखा सकता हूँ। बस कोशिश करना कि स्कीइंग की लत न लग जाए। प्रीति पलटवार किए बिना न रह सकी। मुझे लत नहीं लगेगी। मैं तो जाना भी नहीं चाहती। शुरुआती लोगों को एक बार स्कीइंग सीखने के बाद लत लग जाती है। वे हर दिन स्कीइंग करने जाना चाहते हैं। स्की रिजॉर्ट काफी दूर था और उन्हें वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया। वे जल्दी पहुंचे जब स्की ढलानों पर अभी भी ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ प्रशिक्षक खड़े थे। एक प्रशिक्षक ने उत्साह से कहा, खूबसूरत आदमी, खूबसूरत औरत, क्या आपको प्रशिक्षक चाहिए? एक व्यक्ति के लिए 500 प्रति घंटा, 2 के लिए 800, सिखाने की गारंटी। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया, जरूरत नहीं है, हम बिना किसी के ठीक हैं। एक अन्य प्रशिक्षक ने फुसफुसाया, अच्छे गियर का मतलब यह नहीं है कि वे विशेषज्ञ हैं। वे अमीर नौसिखिए भी हो सकते हैं। उपकरण जितना ज्यादा उन्नत दिखता है, उनके कौशल उतने ही खराब हो सकते हैं। देखो उनके स्नोबोर्ड कितने नए हैं, स्पष्ट रूप से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रीति ने आकाश की ओर देखा, बस उसे शांत और अविचलित देखा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। स्कीइंग करते हुए वह सचमुच हैंडसम लगता है।
आकाश ने उसके जूते पहनना समाप्त किया और लापरवाही से पूछा, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे लगा कि तुम नाराज होगे। मेरी नज़र में आम लोग कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है और सामान्य परिस्थितियों में मैं किसी कीड़े पर नाराज नहीं होता। और आकाश ने अपना सिर नीचे झुकाकर उसके माथे को चूमा और उस पर टोपी रख दी। आज का दिन तुम्हारे साथ मजा करने के बारे में है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। मैं नहीं चाहता कि कोई कीड़ा स्कीइंग के लिए हमारे मूड को खराब करे। प्रीति मुस्कुराई और उसकी बांह थपथपाई। ठीक है, तो क्यों ना तुम पहले एक चक्कर लगाओ। मुझे कोच आकाश का कौशल देखने दो। अगर तुम अच्छे से स्की नहीं करते तो मैं सीधे घर जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छे हो तो मैं तुमसे सीखूंगी। आकाश ने एक मुश्किल की ढलान चुनी और एक बार ऊपर पहुंचकर नीचे प्रीति को देखा। वह बहुत छोटी लग रही थी। वह धीरे से हंसा, फिर स्की करके नीचे आया। ढलान के नीचे प्रीति ने आकाश को सबसे ऊंचे बिंदु से स्की करते देखा। उसे हवा में सुंदर और डैशिंग हरकतों के साथ मुड़ते और घूमते देखा, पूरी तरह से आराम और सहजता में। स्कीइंग करते हुए वह सचमुच हैंडसम लग रहा था। प्रीति ने उसके लिए जयकार की। कोच आकाश बहुत शानदार हैं। जिस प्रशिक्षक ने पहले आकाश के कौशल का मजाक उड़ाया था वह हक्का बक्का रह गया। वह निराश होकर खिसक गया। आकाश तेजी से ढलान से नीचे स्की करके आया और प्रीति के सामने रुका। मिस प्रीति, क्या आप अपने कोच से संतुष्ट हैं? संतुष्ट? बहुत हैंडसम। प्रीति ने प्रशंसा में कोई कमी नहीं की। कोच आकाश, आप वास्तव में स्कीइंग में शानदार हैं। आइए शुरू करते हैं। आकाश हल्के से हंसा। सुबह तेजी से गुजर गई। प्रीति ने स्कीइंग करना सीख लिया था और हालांकि वह अभी बहुत कुशल नहीं थी, फिर भी वह सबसे कम मुश्किल ढलानों पर खुद से स्की कर सकती थी। स्कीइंग वाकई मजेदार और काफी लत लगाने वाली थी। स्की रिजॉर्ट से निकलते समय प्रीति को थोड़ी अनिच्छा भी महसूस हुई। आकाश ने उसकी अनिच्छा को देखा और कहा, देखना बंद करो। अगर तुम्हें पसंद है तो हम कल फिर आ सकते हैं। हमें अब खाने जाना है, दोपहर हो चुकी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख लगी है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। स्कीइंग एक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम था और प्रीति को अपने पूरे शरीर में गर्माहट और खाली पेट महसूस हो रहा था। ग्रिल्ड मछली का रेस्टोरेंट स्की रिजॉर्ट से ज्यादा दूर नहीं था और वे वहां जल्दी पहुंच गए। दूर से ही प्रीति ग्रिल्ड मछली की भरपूर सुगंध महसूस कर सकती थी। यह एक बड़ा फार्म हाउस रेस्टोरेंट था जो न केवल ग्रिल्ड मछली बल्कि ग्रिल्ड चिकन और बत्तख भी पेश करता था। वे देर से पहुंचे। सौभाग्य से योगेश ने काफी पहले आरक्षण करवा लिया था, वरना उन्हें लाइन में इंतजार करना पड़ता। मालिक ने भी उनके लिए मछली ग्रिल कर दी थी और एक देशी मुर्गा तेजी से भुन रहा था। तेल टपक रहा था और मुंह में पानी लाने वाली सुगंध बिखेर रहा था। एक से अधिक बार प्रीति ने सोचा कि आकाश का सहायक न केवल आकाश के प्रति वफादार है बल्कि वास्तव में भरोसेमंद भी है। उसने इच्छा की कि काश उसके पास भी ऐसा ही सहायक होता। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।